ईरान और उसके आतंकवादी सहयोगियों से युद्ध मध्य पूर्व की सबसे बड़ी खबर है। इस साल के अंत में यहूदी राष्ट्र में चुनाव होंगे, जिसमें न्यायिक सुधार का मुद्दा प्रमुख रहेगा। 7 अक्टूबर की घटनाएं और मौजूदा लड़ाई चुनाव परिणाम तय करने में सबसे अहम कारक होंगी। इसका मतलब है कि इजरायलियों को एक अहम सवाल का जवाब देना होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट यहूदी राज्य में नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षक है, या क्या ये एक बागी संस्था है जिसने कानून की परवाह किए बिना सत्ता हथियाई और लोकतंत्र व मतदाताओं की इच्छा को विफल करना चाहती है? आज थिंक ट्वाइस पर हम इस मुद्दे पर विद्वान योनाथन ग्रीन के साथ गहराई से चर्चा करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण नई किताब रोग जस्टिस द राइज ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इन इजराइल के लेखक हैं। नमस्कार और थिंक ट्वाइस में आपका स्वागत है। यहूदी इतिहास में वर्ष 2023 मुख्य रूप से 7 अक्टूबर को हुए फिलिस्तीनी अरब अत्याचारों के कारण याद किया जाएगा। लेकिन उस काले दिन से पहले के 9 महीनों में उस दौरान इजरायली समाज न्यायिक सुधार को लेकर बहस में लगभग बिखर गया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार द्वारा इजरायल की न्यायपालिका की शक्ति सीमित करने के प्रस्ताव का उन्मादी विरोध हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इसे रोकने के लिए सड़कों पर उतर आए। उस संघर्ष ने देश की उदारवादी प्रतिष्ठान और व्यापार, शिक्षा, पत्रकारिता, कानून के अभिजात वर्ग को सरकार और उसके राष्ट्रवादी धार्मिक समर्थकों के खिलाफ कर दिया। नेतन्याहू के आलोचकों ने कहा कि इसमें इजरायली लोकतंत्र का भविष्य दांव पर है। न्यायिक सुधार के विरोधियों का कहना था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की असीमित शक्ति ही इजरायली समाज के उन तत्वों को, जिन्हें वे पसंद नहीं करते, धर्मनिरपेक्ष और उदार यहूदियों पर हावी होने और धार्मिक अधिनायकवादी राज्य स्थापित करने से रोकती है। 7 अक्टूबर के बाद ये तर्क एक तरफ हो गए, क्योंकि देश हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ लड़ाई में काफी हद तक एकजुट हो गया। लेकिन इस पतझड़ में नए चुनाव आने के साथ इजरायली लोगों को एक बार फिर सिर्फ न्यायिक शक्ति से जुड़े सवालों से ही नहीं, बल्कि इन तर्कों से इजरायली समाज और राजनीति के भीतर मौजूद दरारों के बारे में क्या पता चलता है, उससे भी जूझना होगा। हमें आज इन मुद्दों के सबसे सूझबूझ भरे विश्लेषकों में से एक के साथ होने का सौभाग्य मिला है। योनाथन ग्रीन एक इजरायली अमेरिकी वकील हैं और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन में फेलो हैं। वे यरूशलेम स्थित इजरायली लॉ एंड लिबर्टी फोरम के सह संस्थापक और निदेशक थे और अब इस समूह के वरिष्ठ सलाहकार हैं। और वे नई किताब रोग जस्टिस द राइज ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इन इजराइल के लेखक हैं। योनाथन ग्रीन, थिंक ट्वाइस में स्वागत है। बहुत धन्यवाद जोनाथन। खैर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम न्यायिक सुधार में शामिल कानूनी मुद्दों पर तर्कों की गहराई में जाएं, मैं शुरुआत में ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस मुद्दे पर जो बड़ी बहस हो रही है, वो वास्तव में कानून से ज्यादा राजनीति और समाज के बारे में है? क्या ये बहस सचमुच संस्कृति के बारे में है? और क्या ये धर्मनिरपेक्ष उदारवादियों के उस डर के बारे में है कि वे धार्मिक इजरायलियों से जनसांख्यिकीय लड़ाई हार रहे हैं और इसलिए उन्हें इजरायली सरकार की उस एकमात्र संस्था के जरिए लोकतंत्र पर वीटो लगाना चाहिए जिस पर उनका अब भी दबदबा है? या फिर ये वास्तव में संवैधानिक मुद्दों के बारे में है, या ये सच में उन्हीं डर के बारे में? धन्यवाद जोनाथन। मेरा मानना है कि ये दोनों के बारे में है। इजराइल में समाज का बड़ा हिस्सा, खासकर वे जो न्यायिक सुधार का विरोध करते हैं या सुप्रीम कोर्ट की अलोकतांत्रिक शक्ति का समर्थन करते हैं, यही दिख रहा है। वे दिखावा करते हैं कि ये संवैधानिक कानून या खुद कानून के बारे में एक बातचीत है, और उस मायने में हमें उनसे उसी स्तर पर मिलना होगा। हमें कानून के क्षेत्र और संदर्भ में दिए तर्कों का सामना करना होगा। जब वे कहते हैं कि इजराइल में सुप्रीम कोर्ट जो करता है वो ठीक है या समझ में आता है, या न्यायिक सुधार अस्वीकार्य, भयानक या लोकतंत्र का अंत है, तो हमें भी उन्हीं तर्कों पर जवाब देना होगा। साथ ही निश्चित रूप से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अधिक ईमानदार या अधिक खुले हैं, और वे कहते हैं असल में ये कानून के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये लोकतंत्र या सरकार या अदालत के बारे में नहीं है,
ये सिर्फ नियंत्रण और शक्ति की बात है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नतीजे रोकना चाहते हैं क्योंकि वे हमें पसंद नहीं। आखिरी बात जो मैं इसमें जोड़ूंगा वो ये है कि अगर हम सारी सांस्कृतिक बातों को भी एक तरफ रख दें, और मैं अपनी किताब में इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं क्यों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, मैं क्या और कैसे के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। लेकिन अगर हम सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को एक तरफ रख दें, तो कोई भी पश्चिमी पाठक जब इस किताब को पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि इजरायली न्यायपालिका के ये तत्व कितने अस्वीकार्य, असमर्थनीय और औचित्यहीन हैं, और इजरायली सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयाँ कितनी भयानक और अस्वीकार्य रही हैं। और मुझे लगता है कि किताब जो बात कह रही है वो ये है कि अपनी सारी पूर्व धारणाएं एक तरफ रख दो, सारी राजनीति एक तरफ रख दो, सिर्फ कानून और लोकतंत्र को देखो, और आप बहुत जल्दी समझ जाओगे कि जो इजराइल में हो रहा है उसमें बिल्कुल बदलाव आना चाहिए, और वो भी पूरी तरह से। थिंक ट्वाइस में शामिल होने के लिए धन्यवाद। चाहे आप हमें किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो या फेसबुक, एक्स या JNS यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हो, कृपया JNS को लाइक और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और हमें अच्छे रिव्यू दें। साथ ही थिंक ट्वाइस के अलावा जॉनथन टोबिन डेली पॉडकास्ट भी है, जहां मैं आज के अहम मुद्दों पर और खबरें और विश्लेषण साझा करता हूं। आप जॉनथन टोबिन डेली शो को JNS चैनल पर जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां पा सकते हैं। और अब आज के कार्यक्रम पर वापस चलते हैं। मुझे लगता है कि जिस सवाल से मैं शुरुआत करना चाहता हूं, जब हम इन तर्कों में गहराई से जाते हैं, वो ये है कि क्या कहीं और कोई समानता है? क्या किसी सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के पास इजराइल की न्यायपालिका जैसी शक्ति है? मुझे याद है जब मैंने ये मुद्दा कुछ अमेरिकी कानूनी विद्वानों के सामने रखा जो इससे अनजान थे। मैं प्रोफेसर जॉनथन टर्ली को जानता हूं, जो सबसे ज्यादा एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं, और आप जानते हैं वो एक कानून के प्रोफेसर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फॉक्स न्यूज पर कानूनी विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि जब पहली बार ये मुद्दा सामने आया तो उन्होंने मान लिया था कि वो इजरायली सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का पक्ष लेंगे उन लोगों के खिलाफ जो जजों को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी, आप जानते हैं, उनकी प्रवृत्ति हमेशा उसी के पक्ष में रहने की थी जिसे वो कानून का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका मानते थे। और फिर आखिरकार उन्हें पता चला, जो वो पहले नहीं जानते थे, कि इजरायली सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी शक्ति है, और वो खुद को दूसरी तरफ पाते हैं। वो न्यायिक सुधार के समर्थकों से सहमत हो गए थे। क्या दुनिया में कहीं और ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट है जैसा इजराइल में है? जॉनथन, ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि ये सोचने के लिए बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि सच में दुनिया में कहीं भी वैसा कुछ भी नहीं है जैसा हमारे पास इजराइल में है। और जो हम देखते हैं वो ये है कि जब आप इजराइल में कुछ न्यायिक सर्वोच्चता के समर्थकों से पूछते हैं, यानी कोर्ट समर्थक या विरोध प्रदर्शन करने वाले आंदोलन के प्रदर्शनकारियों से पूछते हैं, आप उनसे कहते हैं क्यों ना हम दुनिया के किसी भी देश की कोई एक व्यवस्था, कोई एक संवैधानिक प्रणाली अपना ले, हम उसे पूरी तरह से अपना सकते हैं, हम पूरी व्यवस्था ले सकते हैं। कोई एक नाम बताइए जो स्वीकार हो, वे न तैयार होंगे न कोई नाम बताएंगे। और इसका कारण ये है कि दुनिया में कोई भी देश अपनी अदालतों को वो अलोकतांत्रिक और गैर जवाबदेह शासकीय शक्ति नहीं देता जैसी आज इजरायली सुप्रीम कोर्ट और उसके प्रतिनिधियों के पास है। तो एक वस्तुनिष्ठ स्तर पर इजरायली सुप्रीम कोर्ट के पास जो शक्ति है उसके जैसा कुछ भी कहीं और नहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ उदाहरण देना उचित होगा, लेकिन उन पर जाने से पहले मैं बस इतना कहूंगा, यही उन बहुत महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जिनकी वजह से मैंने ये किताब लिखी, इस मायने में कि इस पूरी बातचीत और बहस का बड़ा हिस्सा सिर्फ नारों, सामान्यीकरणों, सुर्खियों के स्तर पर ही चलता है। लोगों को सच में समझ नहीं आता कि ये किस बारे में है। और मुझे लगता है कि ये बहुत लुभावना है कि लोग इजराइल की स्थिति की तुलना अपने ही जाने पहचाने अधिकार क्षेत्रों, चर्चाओं और असहमति से कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ये किसी तरह से उससे जुड़ा या मिलता जुलता है। और जो हम देखते हैं वो ये है कि असली बात तो बारीकियों में छुपी होती है, या जैसा कि हम इजराइल में कहते हैं, भगवान बारीकियों में है। जिसका मतलब है कि हाँ बिल्कुल, अगर हम सामान्यीकरण के ऊंचे स्तर पर देखें तो इस पर हर तरह की अलग अलग राय हो सकती है। और मुझे ये भी कहना चाहिए कि कई बार इसे दुनिया के अन्य हिस्सों में दिखने वाली तानाशाही कोशिशों जैसा मान लेना आसान होता है, जहाँ तानाशाही शासन के शुरुआती कदमों में न्यायपालिका को कमज़ोर करना, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा खत्म करना
और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा को तोड़ना शामिल होता है। लेकिन जैसे ही आप विवरणों को देखते हैं, जैसे ही आप इसे थोड़ा भी गौर से देखते हैं, भले ही सतही स्तर पर ही क्यों न देखें, तो आपको तुरंत समझ आ जाता है कि ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इजरायली लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद इजरायली सुप्रीम कोर्ट, उसके सहयोगी व प्रतिनिधि है। क्या आप बता सकते हैं कि इजरायली सुप्रीम कोर्ट की तुलना अन्य अदालतों से कैसे होती है? बिल्कुल, कई मामलों में ये आसान है क्योंकि सूची लंबी है और उदाहरण चौंकाने वाले हैं। तो चलिए मैं कुछ आसान उदाहरण देता हूँ। उदाहरण स्वरूप, इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडिंग और जस्टिसिएबिलिटी की अवधारणाएं समाप्त कर दी हैं। तो ये जो मूल विचार है कि केवल वही लोग अदालत से समाधान की मांग कर सकते हैं जिनकी सरकार से कोई व्यक्तिगत शिकायत हो, है ना? सिर्फ तभी जब आपको सरकार से नुकसान हुआ हो, सिर्फ तभी जब आपके पास कोई ठोस व्यक्तिगत विवाद हो, तब आप आकर अदालत से कह सकते हैं कि वो इस विवाद में आपके बीच फैसला करे। इजराइल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदालत ने फैसला दिया कि कोई भी इजरायली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इन्हें सार्वजनिक हित याचिकाकर्ता कहते हैं, यानी वे किसी भी सरकारी कार्रवाई पर आपत्ति जता सकते हैं। तो स्टैंडिंग, जो दुनिया में न्यायिक शक्ति के सबसे बुनियादी पारंपरिक अवरोधों में से एक है, उसे इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। जस्टिसिबिलिटी एक बड़ा उदाहरण है, जिसका अर्थ है कि कुछ मुद्दे अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई भी सरकारी कदम नहीं है जिसकी कल्पना की जा सके जो अदालत की शक्ति से बाहर हो और जिसे अदालत की समीक्षा, विचार और निश्चित रूप से रद्द या अमान्य करने के अधिकार से बाहर रखा जा सके। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की हर अदालत इस धारणा के तहत काम करती है कि सरकार और नीति से जुड़े हर सवाल का न्यायिक समाधान नहीं हो सकता। यह सवाल अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आता है या कानूनी रूप से विचार योग्य है। इन्हें थोड़ी देर के लिए अलग रखते हुए मैं दो बड़े उदाहरण दूंगा जो इसे और स्पष्ट करेंगे। एक है युक्ति संगतता का सिद्धांत। ये एक सिद्धांत या समीक्षा का एक मानदंड है जिसे इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के दशक के अंत और 1990 की शुरुआत में बनाया था। और ये कहता है कि वो हर एक सरकारी निर्णय और नीति का मूल्यांकन उसके गुण दोष के आधार पर करेगा। और इसका मूल अर्थ यह है कि सभी प्रकार की कानूनी शब्दावली का उपयोग करते हुए अदालत बस यह तय करेगी क्या हम सहमत हैं, क्या हम न्यायाधीश कार्यपालिका के किसी दिए गए नीति निर्णय से सहमत या असहमत हैं, और फिर हम उसे अमान्य कर देंगे। अदालत के अपने शब्दों में वे कहते हैं कि वे यह पूछेंगे कि क्या सरकार ने प्रतिस्पर्धी कारकों और विचारों का सही तरीके से मूल्यांकन किया। प्रतिस्पर्धी कारकों और विचारों का सही तरीके से मूल्यांकन किया, ये निश्चित रूप से शासन करने का मूल तत्व है। और ये बस पूछता है क्या हम अंतिम परिणाम से सहमत हैं, क्या हमें लगता है कि अंतिम परिणाम उचित है, क्या सरकार ने सही काम किया। अगर आप इस सिद्धांत को पहले बताई गई स्टैंडिंग और न्यायिक विचारणीयता के साथ एक साथ देखें, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में सरकारी कार्रवाई को किसी भी आधार पर चुनौती देने के लिए याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए कानूनी आधार जरूरी नहीं, और इसका परिणाम ये हुआ है कि अदालत ने हर कल्पनीय चीज में दखल दिया है और सरकार की कार्यपालिका की हर कल्पनीय कार्रवाई में हस्तक्षेप किया है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो मुझे लगता है कि इन सबको अच्छी तरह जोड़ता है वो है कार्यपालिका की नियुक्ति। और मुझे लगता है कि ये वास्तव में ये उन लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण है जो अन्य न्यायिक क्षेत्रों में सुन रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कहीं और नहीं होती। इजराइल में इजरायली सुप्रीम कोर्ट नियमित रूप से हर एक वरिष्ठ नियुक्ति की तथाकथित वैधता, कानूनी तर्क संगतता की समीक्षा करता है, पूरी कार्यकारी सरकार में कैबिनेट मंत्रियों तक। सही है, सरकारी विभागों और मंत्रालयों के प्रमुख। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति या कनाडाई प्रधानमंत्री वित्त मंत्री या विदेश मंत्री नियुक्त कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट आती है। ये याचिका किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है जिसे खुद कोई शिकायत नहीं है, बल्कि केवल असहमति के आधार पर कोई आम नागरिक या कोई गैर लाभकारी संगठन याचिका दायर कर देता है। फिर अदालत उस कैबिनेट नियुक्ति में हस्तक्षेप कर कहती है कि हमें आपकी नियुक्ति अनुचित लगती है, लेकिन गैर कानूनी नहीं। ये किसी कानून या कड़े नियमों का उल्लंघन नहीं करता। सही है, इसे अलग रखते हैं, ये अनुचित और अमान्य है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों के लिए ऐसा किया है। इसने ऐसा हर एक सबसे वरिष्ठ कार्यकारी नियुक्ति के लिए किया है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो सैन्य स्टाफ के प्रमुख, राष्ट्रीय पुलिस के प्रमुख, इजराइल की प्रमुख जासूसी और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और इजरायली सिविल सेवा में अन्य वरिष्ठ नियुक्तियां। और इसी हफ्ते
इसी हफ्ते इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये फैसला दिया कि क्या वे रोनन गाफमन को मोसाद प्रमुख नियुक्त करने की अनुमति देंगे। उनकी नियुक्ति पर कोई कानूनी आपत्ति नहीं थी, फिर भी कोर्ट ने प्रक्रिया लंबी की और अंततः मंजूरी दी, और उतनी ही आसानी से वो नियुक्ति अमान्य भी कर सकता था। आखिरी उदाहरण जो मैं दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि नियुक्तियों का सवाल आपको ये समझा देगा, न्याय निर्णयता, वाद दायर करने की पात्रता और युक्ति संगतता सिद्धांत। ये इन मुद्दों की सिर्फ झलक है। आखिरी मुद्दा संवैधानिक है, जिसमें कई दर्शक रुचि रखते हैं। हम इसमें गहराई से जा सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक वाक्य में कहूंगा। इजरायली सुप्रीम कोर्ट कानूनों की न्यायिक समीक्षा करता है। ये बिना लिखित संविधान या पारंपरिक संविधान के, जैसा कि हम इस शब्द को जानते हैं और जिससे हम परिचित हैं, विधायिका द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर देता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ देश हैं जहां अदालतें लिखित पारंपरिक संविधान के आधार पर कानूनों को रद्द कर देती हैं। कुछ देशों में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता, वहां अदालतें कानून रद्द नहीं करती। इसमें यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी है ना। ये लोकतंत्र का स्वीकार्य रूप है। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही देश है, सिर्फ एक, जहां सुप्रीम कोर्ट निर्वाचित और जवाबदेह संसद द्वारा पारित विधिवत बनाए गए कानूनों को बिना किसी संवैधानिक आधार के, बिना किसी लिखित या पारंपरिक संविधान के रद्द कर सकती है। तो ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि इजराइल पश्चिमी दुनिया में कहीं भी प्रचलित किसी भी चीज से कितना अलग है। हाँ, मुझे लगता है आपने एक बहुत स्पष्ट तस्वीर पेश की है, और मैं आगे चलकर इन अवधारणाओं में से कुछ पर और विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन आपने एक ऐसी अदालत प्रणाली और सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर पेश की है जो असल में बिना चुनी हुई सरकार है। ये निर्वाचित नेताओं पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेती है, जो कि इजराइल राज्य के हैं। फिर भी न्यायिक सुधार विरोधी लोकतंत्र की बात करते हैं, जबकि असल में वे मतदाताओं की शक्ति को न्यायपालिका जैसी अलोकतांत्रिक संस्था से सीमित करना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि इस बहस को समझने के लिए हमें 1980 और 1990 के दशक में वापस जाना होगा, जब पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज आहरोन बराक और उनके अनुयायियों ने इजरायली सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का विस्तार करने का विचार किया था, क्योंकि इजराइल के पहले 40 वर्षों में सिस्टम ऐसे काम नहीं करता था। निश्चित है, डेविड बेन गुरियन ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उनके समय में सुप्रीम कोर्ट उन्हें बताएगा कि किसे नियुक्त करना है या सरकार कैसे चलानी है। तो फिर बराक और ये लोग, जिन्हें आप सही ही न्यायिक सर्वोच्चतावादी कहते हैं, इतनी शक्ति हथियाने में कैसे सफल हो गए? बिल्कुल सही जॉनथन, और मुझे लगता है कि आपने सही कहा, और ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा ऐसा नहीं था, और इजरायली सुप्रीम कोर्ट हमेशा ऐसा नहीं था। 1948-1949 में जब देश की स्थापना हुई थी, और तब तक मुझे कहना चाहिए 80 के दशक के मध्य, 90 के दशक की शुरुआत तक, जब बराक की सर्वोच्चतावादी अदालत ने नियंत्रण संभाला, इजराइल की अदालत काफ़ी संयमित थी। मुझे कहना चाहिए वो अदालत यानी इजरायली सुप्रीम कोर्ट बहुत मजबूत थी। कुछ लोग तो इसे एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं जब बात आती है सरकार को जवाबदेह ठहराने की, ये सुनिश्चित करने की कि सरकार कानून का उल्लंघन नहीं कर रही है, और ये सुनिश्चित करने की कि सरकार अपने अधिकारों का गैर कानूनी रूप से दुरुपयोग नहीं कर रही है। व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर यह अदालत गंभीर और मजबूत थी, जो कभी कभी हमारे लोकतांत्रिक चरित्र के हिस्से असूचीबद्ध अधिकारों को भी मान्यता देती थी, भले ही वे वैधानिक अधिकार न हों। तो ये एक ऐसी अदालत थी जिसने अधिकारों से जुड़े मामलों के निपटारे को बहुत गंभीरता से लिया। इसने सरकार को जवाबदेह ठहराने को भी बहुत गंभीरता से लिया, और फिर भी ये एक संयमित अदालत थी, इस मायने में कि इसने बुनियादी रूप से लोक संप्रभुता और निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक शक्ति की अवधारणा का सम्मान किया। ये एक ऐसी अदालत थी जिसने कानून की व्याख्या का सम्मान किया, इस मायने में कि उसने इस बात का सम्मान किया कि कानून ही कानून है, और अगर सरकार, विधायिका और संसद ने अपनी मंशा और अपनी इच्छा को कानून के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, तो वही कानून है जिसका पालन अदालत को करना चाहिए। और संसदीय सर्वोच्चता के विचार के लिए एक मौलिक सम्मान इस तथ्य के लिए कि इजराइल के पास कोई संविधान नहीं था, इसलिए अदालत ने कई बार कहा कि उसके पास मूल विधायन रद्द करने की शक्ति नहीं है।
तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इजराइल के पास अपने इतिहास के अधिकांश समय और 80 और 90 के दशक तक एक संयमित अदालत या लोकतांत्रिक अदालत थी। मैं मजाक में कहता हूं जॉनथन, कभी कभी हमें एक ड्रिंकिंग गेम रखना चाहिए। जब भी हम अरोन बराक का जिक्र करें, हमें हल्का सा जाम उठाना चाहिए या एक छोटा शॉट लेना चाहिए। क्योंकि वो इस नाटक के मुख्य पात्र हैं। बिल्कुल सही। मैं अपनी किताब की भूमिका में इस पर विस्तार से बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अहरोन बराक ने इजरायली कानूनी तंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता पर गहरी छाया डाली है। इसमें कोई शक नहीं है कि अहरोन बराक, न्यायमूर्ति अहरोन बराक, आज के इजरायली सुप्रीम कोर्ट और जिस न्यायिक सर्वोच्चता को हम जानते हैं, उसके पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति और वास्तुकार थे। तो ये क्यों हुआ और अदालत ऐसा करके कैसे बच गई, ये निश्चित रूप से बड़े सवालों में से एक है। और मुझे लगता है आप जानते हैं जिन बातों की आप शायद और इशारा कर रहे हैं और जिनके बारे में आपने पहले कुछ शब्द कहे थे, उनमें से एक ये है कि निश्चित रूप से इसका संबंध इजराइल में सामाजिक तनावों और राजनीति तथा जनसांख्यिकी में बड़े बदलावों से है। ये कोई रहस्य नहीं है और कई समूहों ने इस ओर इशारा या स्वीकार किया है। और इससे संक्षिप्त रूप में कहे तो 1977 में इजरायली दक्षिणपंथी दलों, खासकर लिकुड ने इजराइल के इतिहास में पहली बार सत्ता संभाली थी और उस समय तक इजरायली राजनीति और सरकार पर वामपंथी राजनीति और इजरायली लेबर और वर्कर्स पार्टी और उसके विभिन्न रूपों का दबदबा था। तो ये इजराइल में एक बड़ा बदलाव था और इजराइल के कई अभिजात्य वर्ग इस विचार से स्तब्ध थे कि दक्षिणपंथी सरकार होगी और वे अनवॉश्ड मासेस जो दक्षिणपंथी नेताओं को वोट देते हैं, उन्हें इजरायली जीवन के बड़े सवालों में कुछ कहने का अधिकार मिलेगा। हाँ, और मुझे आपको रोकना होगा जब आप अनवॉश्ड मासेस शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो सांस्कृतिक अभिजात्य वर्ग की मतदाताओं के प्रति घृणा दर्शाता है। लेकिन ये आंशिक रूप से अश्केनाज़ीम और मिज़राहीम के बीच के अंतर के कारण भी था। आप जानते हैं, वे लोग जो यूरोप से नहीं आए थे, लेकिन जिन्हें इजराइल के शुरुआती वर्षों में काफी हद तक भेदभाव का सामना करना पड़ा था और जिन्होंने वामपंथ की पारंपरिक ताकतों के बजाय दक्षिणपंथी खेमे को वोट दिया। बिल्कुल, हालांकि ये वाकई में दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल, इसका एक बड़ा हिस्सा मिज़राही यहूदियों की बढ़ती राजनीतिक और जनसांख्यिक शक्ति है। तो मध्य पूर्व या उत्तर अफ्रीका मूल के यहूदी, धार्मिक यहूदी या वे यहूदी जो धार्मिक आस्था, पहचान या जुड़ाव के मामले में अधिक पारंपरिक हैं। जरूरी नहीं कि वे ऑर्थोडॉक्स या अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हों, बल्कि कई यहूदी सिर्फ यहूदी विरासत और परंपरा के प्रति अधिक लगाव रखते हैं। और आप इसमें अन्य वैचारिक तत्व भी जोड़ सकते हैं, जैसे इजराइल के चरित्र और पहचान को लेकर अधिक सशक्त राष्ट्रीय दृष्टिकोण। एक अधिक पश्चिमी तट में या गाजा में या यहूदा और सामरिया में इजराइल की स्थिति को लेकर एक अधिक आत्मविश्वासी दृष्टिकोण वगैरह। इतने सारे बुनियादी अंतर है, लेकिन बिल्कुल खासकर वो मुख्य जनसांख्यिकीय अंतर जो 1970 के दशक के अंत में उभरती हुई राजनीतिक शक्तियों के साथ था। और इससे और कई लोग देख सकते हैं कि मुझे कहना चाहिए कि इस दृष्टिकोण को व्यक्त करने वाले सबसे बड़े विचारकों या सबसे बड़े लोगों में से एक प्रोफेसर मेनाखेम मेल्टजर है। प्रोफेसर मेनाखेम मेल्टजर, वो तेल अवीव लॉ स्कूल के डीन थे और उन्हें इजराइल पुरस्कार मिला था, जो इजराइल का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और ये व्यक्ति अपने विश्व दृष्टिकोण और विचारधारा के लिहाज से एक कट्टर वामपंथी हैं। मैं अपमानजनक नहीं कह रहा, वो खुद को ऐसे ही बताते हैं और हमेशा उन्हीं विचारधारात्मक क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं। और वर्षों के दौरान वो अदालत के सबसे प्रखर आलोचकों में से एक के रूप में उभरे हैं। और 1980 और 90 के दशक में वो न्यायिक शक्ति में बदलाव का वर्णन करने वाले पहले लोगों में से एक थे और उन्होंने न्यायिक शक्ति में उस बदलाव को इन जनसांख्यिकीय और राजनीतिक परिवर्तनों से जोड़ा था। और उन्होंने बहुत ही, मेरी राय में, सही तरीके से पहचाना कि इस राजनीतिक शक्ति में बदलाव का मतलब था कि इजराइल में जो अश्कनाजी धर्मनिरपेक्ष अभिजात वर्ग था, निर्धारित थे कि वे वास्तविक जवाबदेह लोकतांत्रिक शक्ति तंत्रों से अलग थलग और सुरक्षित कुछ वास्तविक शासकीय शक्ति केंद्रों को बनाए रखें। मुझे यूके सुप्रीम कोर्ट के जज लॉर्ड जोनाथन सैम्पसन की एक बात पसंद है। इसे सत्ता की लगामें कहते हैं, है ना? असल मतदाताओं और लोगों के बीच और शक्ति के लीवर यानी असली तंत्र जिनसे सरकार चलती है, उनके बीच कितनी बाधाएं हैं।
1970 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में इजरायली वामपंथ और उससे जुड़े अश्केनाजी धर्मनिरपेक्ष अभिजात्य वर्ग लोगों के बीच ये बाधाएं खड़ी करने के लिए दृढ़ थे और शक्ति के लीवर, माफ कीजिए, सत्ता की लगामें। और इजरायली सुप्रीम कोर्ट उन सबसे बड़ी और शायद आज भी सबसे बड़ी ऐसी बाधाओं में से एक थी। हाँ, अब मैं अपने सवाल पर लौटता हूं। वे ऐसा करके कैसे बच निकले? मेरा मतलब, मैं सोच भी नहीं सकता कि 1950 के दशक में कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता। या आप जानते हैं, ऐसा करना और घोषणा करना, जैसा कि बराक ने किया, अदालतों की शक्ति का दावा करना, और एक प्रधानमंत्री बिन गुरियन उन्हें इससे बच निकलने देना। आप जानते हैं, मेरी कल्पना है कि किसी न किसी तरह से इसे शुरुआत में ही रोक दिया गया होता। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नेसेट ने खुद को इस तरह से फंसने क्यों दिया, और वो भी बिना ज्यादा संघर्ष के? ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे अच्छे जवाब है। ऐसा नहीं है कि अच्छे जवाब नहीं है, बल्कि इतने सारे अच्छे जवाब है। मुझे कुछ जवाब देने की कोशिश करने दीजिए। मेरा पहला जवाब, जो शायद पूरी तरह वाजिब जवाब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे कहना ज़रूरी है, ये है कि कुछ मायनों में इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी किताब पढ़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि स्थिति कितनी ख़राब है, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमने इसे कैसे होने दिया, और क्यों इजरायली नेसेट या मतदाता इतने आत्मसंतुष्ट या यहाँ तक कि लापरवाह थे कि उन्होंने इसे होने दिया। ठीक है, मेरा मतलब है हम इसका विश्लेषण करते रह सकते हैं कि ये कैसे हुआ, लेकिन जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, या मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये समझना है कि हम अभी कहाँ हैं, ना कि सिर्फ ये कि हम वहाँ कैसे पहुँचे, और ये समझना कि स्थिति कितनी खराब है और इसमें कितना बदलाव लाने की ज़रूरत है। हालांकि ये असली जवाब नहीं है, तो मुझे जवाब देने दीजिए। एक कारण है खुद इजरायली सरकार की उलझी और अराजक प्रकृति। इजराइल की सभी सरकारें गठबंधन सरकारें होती हैं और बेहद अस्थिर मानी जाती हैं। औसत इजरायली सरकार की उम्र लगभग 2 साल होती है, उसके बाद वो गिर जाती है। और इजरायली सरकार के संवैधानिक क्रम में इजरायली सरकार की संस्थागत रूपरेखा में कुछ ऐसा है जो इसे मुद्दों के समाधान और सही विचार विमर्श के लिए अयोग्य बना देता है। और इस तरह की न्यायपालिका की ओर से शक्ति के हड़पने के बारे में सोचना और फिर उससे निपटना, तो एक ढांचागत दृष्टिकोण से देखें तो इजरायली सरकार हमेशा से ही एक तरह से कमज़ोर स्थिति में रही है, और कई लोग कहते हैं कि ये महसूस भी करती है। और मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। 90 के दशक की शुरुआत में इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने वामपंथी लेबर प्रधानमंत्री यित्जहाक राबिन को मजबूर किया, जो एक वामपंथी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने उन्हें 2 कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए मजबूर किया, जबकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं था, और इसे प्रसिद्ध डेरी सिद्धांत कहा जाता है। अदालत के फैसले पर राबिन ने शायद ही विरोध किया। और आप जानते हैं, यित्जहाक राबिन इजरायली वामपंथी अभिजात वर्ग के पुराने गार्ड का हिस्सा थे। 1995 में उनकी दुखद हत्या हुई थी, और वो, आप जानते हैं, वो कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत गंभीर इंसान थे, और उन्हें इजराइल के राजनीतिक हलकों में ज़बरदस्त राजनीतिक समर्थन प्राप्त था। और फिर भी वो इस मुद्दे पर अदालत का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, एक ऐसे मुद्दे पर जहां अदालत ने उन्हें बिना किसी कानूनी आधार के अपने कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए कह दिया था। तो और इसका एक स्पष्टीकरण जो आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो ये है कि अपने गठबंधन और सत्ता साझेदारों के कारण उनके पास ये सोचने का भी समय नहीं था कि क्या हो रहा है, या उसे समझने का समय नहीं था। तो ये उत्तर का एक हिस्सा है। उत्तर का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, जो मुझे लगता है कि इजराइल के न्यायिक सर्वोच्चतावादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसका हिस्सा है, वो ये है कि इजरायली राजनीतिक वर्ग और इजरायली मतदाता वर्षों तक वास्तव में बेहद संयमित रहे हैं, और उनके मन में बहुत सम्मान था। वे इजरायली सुप्रीम कोर्ट को एक संस्था के रूप में बहुत अधिक सम्मान देते थे, और उस सम्मान के कारण उन्होंने इजरायली सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कई आक्रामक कदम उठाने से बचने की कोशिश की, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि इजरायली सुप्रीम कोर्ट की दिशा को बदल सके, बिना सीधे टकराव के, बिना इसे पूरी तरह युद्ध में बदलने के, बिना सत्ता के संतुलन को बुनियादी रूप से बदलने की कोशिश किए। तो उन्होंने ऐसे जजों की नियुक्ति करने की कोशिश की जो उनके विचारों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया। उन्होंने स्पष्ट कानून बनाने और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले बदलने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अनदेखा किया या उनके कहे का उल्टा मतलब निकाला। मुझे लगता है यही वजह लोगों को पसंद नहीं आती। इजरायली राजनीतिक वर्ग और खासकर दाएं विंग में
और इजरायली मतदाताओं ने पिछले 3 या 4 दशकों में असाधारण संयम दिखाया है, जब तक वे उस बिंदु तक नहीं पहुंच गए जहां उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वे इस मुद्दे को और अधिक आक्रामक और सीधे उपायों के माध्यम से ठीक से सुलझाएं, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को बहुत आक्रामक तरीके से सीमित करें। और यही कुछ हद तक हमने 2023 के सुधार प्रस्तावों में देखा। मैं इस बारे में 2 और बातें कहूंगा कि इसके पीछे कारण क्या है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। एक कारण इससे जुड़ा है, इसका थोड़ा अंधेरा, खतरनाक पहलू है, जिसे मैं किताब में विस्तार से बताता हूं। इजरायली राजनेता और वरिष्ठ इजरायली सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि कार्यकारी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और यहाँ तक कि सरकार के बाहर के लोग भी वास्तव में डरते हैं कि कहीं वे व्यवहार में राजनीतिक असंतुष्ट न बन जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आपराधिक न्याय प्रणाली को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, राजनेताओं को डराने और इजरायली न्यायिक शक्ति तथा इजरायली सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के संभावित विरोधियों को हतोत्साहित करने के लिए। और ये कोई षड्यंत्र सिद्धांत नहीं, मुझे लगता है ये बात पूरी किताब में बहुत मजबूती से दिखाई गई है। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में इजरायली समाज के कई वर्गों में खुलकर चर्चा होती है। और आपको इसका एक उदाहरण देने के लिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण फिर से यित्ज़हाक राबिन के 1993 के समय का है, जब कोर्ट ने अपनी डेरी डॉक्ट्रिन शुरू की थी। और डेरी डॉक्ट्रिन का मतलब सीधा ये है कि कोई भी आपराधिक अभियोजक वास्तव में किसी भी मौजूदा कैबिनेट मंत्री या किसी प्रमुख कार्यकारी सरकारी अधिकारी को पद से हटा सकता है, या जो भी हो, क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक जांच चल रही है या आपके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप पत्र दाखिल हुआ है तो आप उस व्यक्ति को बर्खास्त या इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है। और इससे हुआ ये कि महाभियोग की वास्तविक शक्ति अदालतों और आपराधिक अभियोजकों के पास चली गई, जो अदालत के इशारों पर काम करते हैं। और ये भयानक शक्ति, जो वास्तव में दुनिया के लगभग किसी भी लोकतांत्रिक देश में अस्वीकार्य होगी, कानून प्रवर्तन और अदालत के विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा बहुत ही विनाशकारी तरीके से दुरुपयोग की गई है। और अदालत के विरोधियों और इजरायली सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने वालों की एक लंबी सूची है जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी, या उससे भी बहुत बुरा, जो वास्तव में झूठे निराधार आपराधिक मामलों में फंस गए, जिससे उनकी राजनीतिक करियर मूल रूप से समाप्त हो गई। कभी कभी जाहिर है इससे भी कहीं ज्यादा बुरा हुआ। तो ये उस तरीके का एक अंधेरा और भी ज्यादा खतरनाक पहलू है जिससे अदालत सरकार की दूसरी शाखाओं पर अपनी संस्थागत शक्ति थोपती है। और फिर से ये एक वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं सच में चाहता हूं कि आप ध्यान में रखें। ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, यह योनाथन ग्रीन कोई साजिशी सिद्धांत नहीं फैला रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो किताब में विस्तार से प्रमाणित है, तथ्यों और कहानियों सहित, बल्कि ये भी कि इसे किस तरह व्यक्त किया गया है। वरिष्ठ इजरायली कानूनी हस्तियों, कानून के प्रोफेसरों और जजों ने भी यही तर्क दिया है। ये सिर्फ इजरायली अमेरिकी वकील योनाथन ग्रीन नहीं है। आखिरी कारण, जिसे मैं संक्षेप में बताऊंगा, अमेरिकी और इजराइल के बाहर के लोग नहीं समझते। साफ तौर पर कहूं तो ये ऐसी बात है जिसे इजरायली भी नहीं समझते कि इजराइल बाकी लोकतांत्रिक देशों से कितना कटा हुआ और अलग खलग है। और सच्चाई ये है कि पश्चिमी देशों में ज्यादातर लोग और बाकी लोकतांत्रिक देशों के लोग नहीं जानते कि इजराइल के अंदर क्या हो रहा है। ज्यादातर इजरायली नहीं जानते कि बाकी लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों के और खासकर पश्चिमी लोकतंत्रों के अपने समकक्ष देश होते हैं। उनके पास ऐसे करीबी देश होते हैं जिनके साथ वे बिना किसी कठिनाई के नियमित रूप से रोजमर्रा के तौर पर विचारों और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, है ना? और चाहे वो भाषाई हो या क्षेत्रीय या भौगोलिक या सांस्कृतिक और जातीय, लेकिन उन 3 में से कोई एक, और अक्सर एक से ज्यादा। हर पश्चिमी देश के पास ऐसे देश होते हैं जिनसे वे सामाजिक जनसांख्यिकीय स्तर पर संपर्क में रहते हैं, लेकिन इजराइल के पास ऐसा कोई नहीं है। जब मुझसे पूछा गया कि क्या इजरायली न्यायाधीशों का शासन लोकतंत्र से ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने कहा कई इजरायली इनमें फर्क नहीं जानते। और कई इजरायली, खासकर कानून स्कूल में और सरकार के ऊंचे स्तरों पर, खासकर वामपंथी खेमे में, कई इजरायलियों को यह सिखाया गया है कि लोकतंत्र का असली मतलब प्लेटोनिक संरक्षकता है। इसका असली मतलब है दार्शनिक राजा जो अपने वैचारिक विचारों और मूल्यों को बाकी समाज पर थोप सकते हैं, चाहे मतदाताओं की इच्छा कुछ भी हो, चाहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ भी हो, चाहे कानून कुछ भी कहे। ऐसे कई लोग हैं जो सच में इस पर विश्वास करते हैं और उन्हें इससे बेहतर कुछ पता नहीं है। अंग्रेजी कॉमन लॉ और निश्चित रूप से अमेरिकी कानून के 2 मुख्य सिद्धांत, जैसा कि आपने पहले ही इशारा किया है, स्टैंडिंग और जस्टिसिएबिलिटी हैं,
जो मुकदमों और जजों की विभिन्न विवादों में हस्तक्षेप करने की क्षमता को सीमित करते हैं। फिर भी इजरायली सुप्रीम कोर्ट के जज मानते नहीं कि ये सिद्धांत उन पर लागू होते हैं। आपने पहले ही कुछ हद तक समझा दिया है कि ये सिद्धांत क्या हैं और ये इस समय इजरायली सुप्रीम कोर्ट पर क्यों लागू नहीं होते। लेकिन जस्टिस बराक ने, आप जानते हैं, कैसे इस विचार को, जो कि एक तरह से हवा में था, निकाल लिया कि एक अदालत को किसी भी चीज में दखल देने का अधिकार है। मेरा मतलब है सरकार के हर पहलू की निगरानी करना और उस पर कोई सीमा ना होना। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने क्यों किया, आप जानते हैं। मेरा मानना है कि हमने इस पर थोड़ी बात की है, हमने इसे छुआ है, चाहे वो राजनीति हो या इजरायली समाज का बदलता स्वर। लेकिन ये विचार आया कहां से? ये धारणा कि एक अदालत सब कुछ रौंद सकती है। मेरा मतलब है ये कुछ ऐसे लगता है जैसे मध्यकालीन राजशाही में किसी राजा की शक्ति हो। राजा की शक्ति पर कोई सीमा नहीं थी, वो जो चाहता कर सकता था। जैसा कि पुरानी फ्रेंच कहावत है, से ले वोलुआर दे रुआ, से ले वोलुआर दे लॉ, यानी राजा की इच्छा ही कानून है। बिल्कुल सही। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट इजराइल की राजा कैसे बन गई? सही है, वही लेता, सेमवा या जो भी उसका सही रूप हो, सही है ना? या मैं ही राज्य हूँ। हाँ, ये एक शानदार सवाल है। मुझे लगता है शायद आप जानते हैं इसके कई अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें जल्दी से कहूँगा कि सबसे पहले अहारोन बराक खुद एक शानदार और अब भी एक शानदार कानूनी, हाँ, वे जीवित हैं, उन्हें भूतकाल में नहीं रख सकते। मुझे नहीं पता कि वो वाकई शानदार थे या नहीं। मेरा मतलब है मुझे नहीं पता कि वो अब भी वैसे ही शानदार है या नहीं, लेकिन उस समय उन्हें निश्चित रूप से बहुत शानदार माना जाता था। और मैं मजाक कर रहा हूँ, वो अब भी एक शानदार कानूनी विद्वान है। सच में, कई मायनों में एक तरह के कानूनी विलक्षण प्रतिभा है। मुझे लगता है कोई उनसे ये नहीं छीन सकता। उनके पास दो और महत्वपूर्ण गुण थे जो उनके काम करने के तरीके में अहम भूमिका निभाते थे। एक था उनका असाधारण करिश्मा और अपने अनेक विरोधियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता, चाहे वे बौद्धिक हों, राजनीतिक हों या वैचारिक। और तीसरा है राजनीतिक समझदारी। और बहुत से लोग इस पर चर्चा करते हैं, और फिर से ये कोई साजिश नहीं है, बहुत से लोग इस पर चर्चा करते हैं जिनमें बराक के समर्थक भी शामिल हैं। बहुत से लोग बराक की तथाकथित रणनीतिक अदालत और जिस सूझबूझ के साथ अहारोन बराक और उनके सहयोगियों ने अपने सुधारों और इजरायली न्यायिक शक्ति में बदलावों को आगे बढ़ाया, उस पर चर्चा करते हैं। इसमें कोई सवाल नहीं है कि सबसे पहले जो कुछ उन्होंने किया उसका समर्थन करने के लिए बराक ने, आप जानते हैं, इन अद्भुत न्यायिक तर्कों को प्रस्तुत किया जिनका सामना करना बहुत मुश्किल था। और उनके अधिकांश प्रतिद्वंदियों के पास, चाहे वे राजनीतिक हों या न्यायिक, उनके साथ गंभीरता से मुकाबला करने के लिए न तो साधन थे, न कानूनी ज्ञान, न समय और न ही क्षमता थी। और जब तक किसी को ये एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, या जब तक इन तर्कों के खिलाफ बौद्धिक तर्क सही मायने में स्पष्ट होकर गति पकड़ते, तब तक सब कुछ पहले ही तय हो चुका था और तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। लेकिन इसके अलावा अहारोन बराक और उनकी अदालत में इजरायली न्यायिक शक्ति में अपने सुधारों को बहुत धीरे धीरे और बहुत छोटे छोटे कदमों में लागू किया, और इस मायने में उन्होंने ये काम बहुत समझदारी और रणनीतिक ढंग से किया। कई बार वे किसी विशेष सिद्धांत या अदालत की शक्ति के किसी तत्व को बढ़ा देते थे। वे ऐसा असहमति वाले मत में या वैसे ही करते थे। हाउ एनबाक ऐसा असहमति वाले मत में करते थे, या वे ऐसा उस हिस्से में करते थे जिसे डिक्टा कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वो फैसला का वो हिस्सा है जो वास्तव में फैसले का अभिन्न हिस्सा नहीं होता। ये नहीं है, ये उस तरह की पृष्ठभूमि कानूनी तर्कों के बारे में है, उन सिद्धांतों के बारे में है जो अदालत जो कर रही है उसके पीछे हैं। ये असल में बाध्यकारी फैसले का मुख्य हिस्सा नहीं है, लेकिन डिक्टा और असहमति से अदालत सिद्धांत विकसित करती थी। और फिर काफ़ी चालाकी से, मुझे कहना पड़ेगा, काफ़ी चालाकी से, काफ़ी होशियारी से अदालत, खासकर अहारोन बराक, इसके लिए बदनाम है। फिर वे इन तर्कों का बाद में इस तरह से हवाला देते थे जैसे ये पहले से ही स्थापित कानून हो। तो अहारोन बराक अक्सर कुख्यात रूप से किसी फैसले में, जब उनके पास बहुमत होता था और उनके अपने लोग उनके साथ होते थे, तो वे अपने या किसी और के असहमति वाले मत का हवाला देते थे। वह उन बातों का हवाला देते थे जो केवल डिक्टा थी, स्थापित कानून नहीं। वे दिखाते थे कि ये पहले से तय है, अदालत का लंबे समय से चला आ रहा सिद्धांत है, हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम नई सिद्धांत नहीं बना रहे, बस कानून लागू कर रहे हैं। और फिर इसका आखिरी तत्व ये है कि कोर्ट बहुत रणनीतिक तरीके से उन मुद्दों पर फैसले सुनाती थी जिनसे सार्वजनिक ध्यान आकर्षित होने की संभावना कम होती थी,
राजनीतिक नाराजगी कम होती थी और राजनीतिक प्रतिक्रिया की संभावना भी कम होती थी। अक्सर कोर्ट नया या क्रांतिकारी सिद्धांत बनाती थी, पर कानून रद्द नहीं करती थी। कोर्ट उस कानून को तथाकथित रूप से मंजूरी दे देती थी, लेकिन वो ऐसा एक पूरी तरह से क्रांतिकारी सिद्धांत एक कानूनी सिद्धांत के आधार पर करती थी, जिसका न तो कानून में और न ही संवैधानिक सिद्धांत में कोई आधार होता था, वगैरह वगैरह। या फिर वो किसी कानून को रद्द कर देती थी, है ना, वो कोई नया सिद्धांत आजमाती थी या सरकार की किसी कार्रवाई को रद्द कर देती थी, लेकिन वो ऐसा किसी ऐसे मुद्दे पर करती थी जो काफी मामूली होता था और जो शुरू से ही बहुत अलोकप्रिय होता था, या जो भी हो। और इस तरह से वो अपनी ताकत को मजबूत कर लेती थी। एक तरह से जहां आप जानते हैं राजनीतिक वर्ग या राजनीतिक अभिनेता के पास वास्तव में उसका विरोध करने की न तो इच्छा शक्ति होती थी और न ही जन समर्थन, तो कोर्ट इस तरह से अपनी ताकत को पुख्ता कर लेती थी। तो असली उदाहरण यहाँ वही है, आप जानते हैं, जैसे मेंढक को धीरे धीरे पानी में उबाला जाता है और शुरुआत में पानी ठंडा होता है, फिर वो एक एक डिग्री बढ़ता जाता है जब तक कि बहुत देर न हो जाए और मेंढक को एहसास ही न हो कि पानी अब उबल रहा है और वो बाहर नहीं निकल सकता। ये बिल्कुल सही वर्णन है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से अपने बदलाव लागू किए, लेकिन इसका आखिरी हिस्सा जो मैं कहूँगा वो ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक तर्कों की ओर लौटना है जो आप दे रहे थे। कोर्ट को इजराइल के राजनीतिक वर्ग के बहुत बड़े हिस्से का स्पष्ट समर्थन प्राप्त था, जिसमें कुछ दक्षिणपंथी भी शामिल थे। या तो वे लोग जो इतने भोले या अनजान थे कि समझ नहीं पाए, या वे जो दक्षिणपंथी होकर भी अभिजात वर्ग से जुड़े थे और कोर्ट को चुनौती देने को तैयार नहीं थे। और इससे भी अहम था कि कोर्ट को अन्य बड़े अभिजात शक्ति केंद्रों का समर्थन भी मिला था, चाहे सेना, मीडिया, उच्च शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में हो। ये सभी सरकारी व गैर सरकारी थे, जो एक ही सांस्कृतिक, राजनीतिक। बिल्कुल सही, ये सभी एक ही सांस्कृतिक अभिजात वर्ग से है और उनके विचार भी समान है, चाहे वो न्यायिक शक्ति हो या अदालत के ठोस परिणाम। तो अदालत हमेशा जानती थी और मुझे लगता है कि 2023 में ये बात साबित भी हो गई, या वास्तव में ये स्थापित हो गई। हमने सच में देखा कि इसे परखा गया और ये सच साबित हुआ कि अदालत की सर्वोच्चतावादी लोकतंत्र विरोधी कार्रवाइयों और प्रवृत्तियों को हमेशा इजरायली समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली वर्गों में इस तरह का समर्थन मिला है। इस संदर्भ में एक आखिरी बात, और मुझे नहीं पता कि आप इसका इशारा कर रहे थे या नहीं, लेकिन ये वो बात है जिसके बारे में मैं किताब में बात करता हूँ। वो ये है कि इजराइल भी अपने कई पश्चिमी समकक्षों से इस मायने में अलग है कि वो सरकार की शक्ति के बारे में वही मूल उदार लोकतांत्रिक धारणाएं साझा नहीं करता। और मेरा मतलब इससे ये है, मैं इसका वही अर्थ नहीं ले रहा जैसा कुछ लोग आमतौर पर कहते हैं, जैसे कि कानून का शासन या व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं या ऐसी कोई बात। असल में बात उससे बिल्कुल अलग है। ये उस मूल धारणा के बारे में है कि शक्ति जनता के पास, माफ कीजिए, जन समूह के पास और उस डेमोस के पास है जो संप्रभु है। सही है, जनता की संप्रभुता का विचार, अंतिम जनशक्ति का विचार, और ये कि वही डेमोस, वही मतदाता जिन पर भरोसा किया जाना चाहिए, वे समाज के अंतिम संरक्षक है। और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के कुछ सबसे समस्याग्रस्त तत्व भी है। संदेह के घेरे में सरकार खुद है, और सिर्फ वरिष्ठ निर्वाचित सरकार ही नहीं, बल्कि खास तौर पर सिविल वर्ग और सरकारी नौकरशाही भी। इजराइल में जो अलग है वो ये है कि वहाँ इसका उल्टा नजरिया अपनाया जाता है। इसकी वजह यह है कि इजराइल की स्थापना समाजवादी झुकाव वाले देश के रूप में हुई थी। बहुत सारी, आप जानते हैं, स्पष्ट मार्क्सवादी विचारधाराएं इजराइल की स्थापना की सोच, स्थापना के मूल्यों का हिस्सा थीं। इसमें निश्चित रूप से कुछ बहुत मजबूत राज्यवादी विचार भी शामिल थे, झुकाव थे। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि कई इजरायली जनता यानी मतदाताओं को संदेह की नज़र से देखते हैं, है ना। जनता और मतदाता लोकतंत्र का सबसे खतरनाक हिस्सा है, और चुने हुए अधिकारी, न कि राज्य की नौकरशाही, बस एक ज़रूरी बुराई माने जाते हैं। वे चुनावों और इसी तरह की चुनावी हितों और ऐसी ही दूसरी प्रेरणाओं से काम कर रहे हैं, लेकिन ये राज्य की नौकरशाही और सिविल सेवा और उस तरह का जड़ जमाए हुए वर्ग है, उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। तो आप जानते हैं, इसे थोड़ा और संक्षेप में कहे तो आपके पास सरकारी शक्ति के प्रति ये उल्टा, बहुत अलग दृष्टिकोण है। इजरायली समाज के बड़े हिस्से हैं जो जमी हुई नौकरशाही, जिसमें न्यायपालिका भी शामिल है, पर अपना भरोसा रखने के लिए कहीं ज्यादा तैयार है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मतदाता और जनता पर भरोसा रखने के लिए बहुत कम तैयार है।
और इससे इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय की पिछले 4 दशकों की कार्रवाइयों में जो न्यायिक वर्चस्व हमने देखा है उसे स्वीकार करना और उसका समर्थन करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, मुझे लगता है कि यही असल में इसकी जड़ तक पहुंचता है। आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरा मकसद ही यही विचार है। ये स्वतंत्रता की घोषणा में है कि आप जानते हैं, लोगों को उनके सृष्टिकर्ता द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं और ये कि आप जानते हैं, व्यक्ति के अधिकार सरकार या किसी राजा का दिया हुआ उपहार नहीं है। वे अधिकार उन्हें स्वयं मिलते हैं, आप जानते हैं, भगवान से। कुछ वामपंथी लोग अभी भी अमेरिका में इससे असहमत हैं, जबकि ये संस्थापक दस्तावेजों में दर्ज है। और स्पष्ट रूप से इजरायली न्यायिक अभिजात वर्ग, जिन्होंने आप जानते हैं इस न्यायिक सर्वोच्चता को थोपा है, वे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। और वास्तव में 2023 में इजरायल की सड़कों पर जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन देखा गया, उसका पूरा मकसद ही लोगों पर अविश्वास था। और शायद ये विश्वास भी था कि आप जानते हैं, राजनीतिक विवाद के एक पक्ष जो मोटे तौर पर दाएं और बाएं के बीच है कि वे हार रहे थे। और आप जानते हैं, जब नेतन्याहू और उनके गठबंधन ने 2022 में छोटी लेकिन असली बहुमत से जीत हासिल की थी, इसलिए उन्हें लगा वे शायद फिर चुनाव नहीं जीत पाएंगे और इसलिए उन्हें न्यायपालिका की रक्षा करने के लिए कुछ करना पड़ा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सत्ता नहीं खोएंगे। मुझे लगता है कि यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है और मुझे लगता है कि हम कुछ इसी तरह की बात कह सकते हैं। मतलब एक तरीका है जिससे मैं वही बात दोहरा सकता हूं जो आपने कही और जो मैंने कही, ऐसे तरीके से जिससे अदालत के प्रति ज्यादा उदार और सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया जाए, यानी उसके कामों का सर्वोत्तम दृष्टिकोण प्रस्तुत हो। ठीक है, हम निष्पक्ष होना चाहते हैं। बिल्कुल, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी दलील का भी समर्थन करता है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैं आपसे सहमत हूँ, मैं अपनी कही बात से भी सहमत हूँ, लेकिन चलिए इसे इस नज़रिए से देखते हैं। मान लीजिए अदालत ने जो किया है उसे सबसे सहानुभूतिपूर्ण और उदार नज़रिए से देखें। अदालत और उसके समर्थकों ने इसे स्वीकार किया है। इजराइल की शासन व्यवस्था में अलग अलग खामियां हैं और बहुसंख्यक सतह पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है, सही है? और मान लीजिए कि अदालत और उसके समर्थक इस तरह के शुद्ध अनियंत्रित लोकतंत्र के दृष्टिकोण को खारिज करते हैं और वे कहते हैं बहुमत का शासन ही सब कुछ नहीं है, जनता की संप्रभुता ही सब कुछ नहीं है। हम सभी सहमत हैं कि जनशक्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। हम सभी मानते हैं कि बहुमत की शक्ति सीमित होनी चाहिए। मान ले अदालत यही कह रही है, और मुझे लगता है कि आप जानते हैं अमेरिका और पश्चिमी देशों में मेरे जैसे कई संविधानविद इस सिद्धांत से सैद्धांतिक स्तर पर सहमत है। मतलब हम मानते हैं कि एक आदर्श लोकतंत्र में शायद एक लिखित संविधान होना चाहिए। बहुमत की शक्ति को संतुलित करने, सीमित करने या रोकने के लिए विभिन्न जटिल तंत्र होने चाहिए, वगैरह वगैरह। अदालत ने 1995 में संवैधानिक क्रांति और इजरायली संविधान के आविष्कार के दौरान और व्यापक रूप से यह कहा कि जब ऐसे नियंत्रण और संतुलन मौजूद न हों जिन्हें हम पर्याप्त मानते हैं, हम न्यायाधीश, चेक्स और बैलेंसेस की अनुपस्थिति में जिन्हें हम न्यायाधीश पर्याप्त मानते हैं, हम बस ये सीमाएं इजरायली सरकार पर, इजरायली सार्वजनिक जीवन पर और मूल रूप से इजरायली समाज पर और इजरायली मतदाताओं पर थोप देंगे। और हम ऐसा कानून की कोई परवाह किए बिना, कानून में किसी भी आधार के बिना करेंगे। हम ये बिना सार्वजनिक बहस के करेंगे। हम ऐसा बिना किसी सार्वजनिक स्वीकृति या अधिकार के करेंगे। मतलब बिना मतदाताओं से कभी सलाह लिए, बिना मतदाताओं की सहमति या अनुमति के, इनमें से किसी भी चीज के लिए। तो इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने जबरन संवैधानिकतावाद के इस प्रयोग को अंजाम दिया, यानी बलपूर्वक संवैधानिकतावाद। और इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इजराइल को एक संवैधानिक लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, बिना लोकतांत्रिक संविधान के। और जैसा हमने देखा, मान लें कि यही इजरायली सुप्रीम कोर्ट में जो किया है उसका सबसे उदार आकलन है। मान लीजिए कि ऐसा किया गया है। मान लीजिए, मैं नहीं मानता कि ये सच है, लेकिन मान लीजिए कि ये सबसे शुद्ध इरादों और सबसे नेक मंशा के साथ किया गया है, भावनाओं के साथ, वगैरह वगैरह। ये प्रयोग एक विनाशकारी विफलता रहा है। ये दुनिया भर के उन देशों के लिए एक सबक है जो अपनी नीतिगत, प्रणालीगत और संरचनात्मक समस्याओं के समाधान के रूप में बेलगाम न्यायिक शक्ति को मानते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से ढह चुका है। जनता ने इसे खारिज कर दिया है।
इजराइल के मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा न तो अदालत द्वारा किए गए फैसलों से सहमत है और वास्तव में उसने संवैधानिकता को पूरी तरह छोड़ दिया है। इस मायने में अदालत का ये प्रयोग उल्टा पड़ा है। अब पहले से भी कम लोग इजरायली सरकार पर संवैधानिक सीमाओं के न्यायिक विचार में विश्वास करते हैं, क्योंकि अदालत खुद अविश्वसनीय साथी साबित हुई है। सबसे बढ़कर जनता का सुप्रीम कोर्ट सहित कई इजरायली संस्थाओं पर भरोसा बहुत घट गया है। ये लगभग खत्म हो गया है। और सबसे बढ़कर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोर्ट का संवैधानिकता के रास्ते में किया गया प्रयोग इजरायलियों की सार्वजनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की क्षमता को बुरी तरह से कमजोर कर चुका है। और कोर्ट ने जो किया है उसने खासकर राजनीतिक वामपंथियों को, लेकिन व्यापक रूप से इजरायली समाज के अलग अलग गुटों को एक प्रोत्साहन दिया है। इसने उन्हें अपनी जगह पर अड़े रहने और अधिक ध्रुवीकृत होने के लिए प्रोत्साहित किया है। और कोर्ट मूल रूप से समाज के बड़े हिस्सों से ये कहता है कि आपको समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक दूसरे से बात तक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक दूसरे की चिंताओं या शिकायतों को मानने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर पर टाइप करे, नीचे साइन करे, इजरायली सुप्रीम कोर्ट में पेश हो, छोटी फीस दें, बाकी कोर्ट संभालेगा और सुप्रीम कोर्ट आपकी नीति संबंधी सिफारिशें लागू कर देगा। ये आपके पसंदीदा लोकतांत्रिक तंत्र वगैरह वगैरह बाकी समाज पर थोप देगा। और मैं आपको इसी विचार या इसी बात के साथ छोड़ूंगा कि लोकतंत्र या संवैधानिकता की कोई थ्योरी नहीं है और दुनिया में कोई भी देश व्यवहार में ऐसा सिस्टम समर्थन नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस विचार का समर्थन कर सके कि जज या अदालतें ही किसी देश पर संवैधानिक व्यवस्था थोप सकती हैं। दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ये सवाल ना उठे, क्या हमें संविधान चाहिए, उसमें क्या लिखा हो, नियंत्रण और संतुलन क्या हो। कल्पना कीजिए फेडरलिस्ट सोसाइटी की, फेडरलिस्ट पेपर्स की, सही है, वो प्रसिद्ध फेडरलिस्ट पेपर्स। वे कौन से सवाल थे जिनका वे जवाब देने की कोशिश कर रहे थे? दुनिया में कोई भी देश नहीं है, दुनिया में कोई भी सिद्धांत नहीं है जो इस विचार का समर्थन करता हो कि वही जज हैं जिन्हें इन सवालों का जवाब देने का अधिकार है, कि वही जज हैं जो फैसला करते हैं। हमारे बहुमत पर अंकुश लगाने वाले तंत्र क्या है, बहुमत की शक्ति पर क्या सीमाएं होनी चाहिए आदि। यही इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने किया है। यही उसने पिछले 30 या 40 सालों में प्रभावी रूप से किया है। उसने इन सवालों के अपने जवाब इजरायली समाज पर थोप दिए हैं। हाँ, ये दिमाग घुमा देने वाला है, सच है। अब मेरा आखिरी सवाल। आइए बात करते हैं कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं। जिस तरह से न्यायपालिका में सुधार की कोशिशों ने 2023 में लगभग इजराइल को तोड़ दिया था, ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि इजरायली समाज में जो विभाजन था, जिसने, जैसा कि आप जानते हैं, गृह युद्ध की बातों को जन्म दिया, चाहे वो असली था या नहीं, उसने हमास को 7 अक्टूबर को हमला करने के लिए उकसाया। क्या यह यथार्थवादी है कि कल्पना करें, भले ही नई क्नेसेत बने और वही पार्टी फिर से चुनी जाए जिसने 2023 में प्रस्ताव रखा था, जो निश्चित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये जल्द ही पारित हो सकता है? हालांकि इसकी तत्काल आवश्यकता है। क्या प्रदर्शनकारी और आप जानते हैं जो 2023 में सड़कों पर उतरे थे और उनके प्रभावशाली समर्थक और सहयोगी सुधार को अनिश्चित काल के लिए टाल सकते हैं? इस विचार से कि अगर इजराइल को इस पर बहस और फैसला करना पड़े तो ये देश को बर्बाद कर देगा। और कुछ प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये विश्वास कि आप जानते हैं, अगर ये व्यवस्था, चाहे वो कितनी भी अव्यवहारिक, पागलपन भरी और अलोकतांत्रिक क्यों ना हो, अगर इसे वैसे ही बनाए नहीं रखा गया तो इल्मार बेन गवीर, आप जानते हैं, इजराइल का तानाशाह बन जाएगा और सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे लगता है वही सबसे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या कर और क्या बदलाव की कोई उम्मीद है, जब आप जानते हैं कि इजराइल में इस मुद्दे पर राय कितनी बटी हुई है। ये एक तरह का हेकलर्स वीटो था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने प्रभावी रूप से वीटो कर दिया था। ये इसका अहम हिस्सा है। सिर्फ ध्रुवीकरण का सवाल नहीं, ये सवाल है कि विरोधी लोग कितनी चरम सीमा तक जाने को तैयार है ना? अगर आपके विरोधी इतने चरम कदम उठाने को तैयार है जिससे इजराइल की भलाई या अस्तित्व खतरे में पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं? और ये सच में एक बहुत कठिन सवाल है। मुझे लगता है कि इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और जो मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग खुद सोचें।
लोग आशावादी जवाब सुनना पसंद करते हैं। मेरी राय में हालात बेहतर होंगे, पर उससे पहले काफी खराब होंगे और आपको कुछ बहुत ही कठिन इजरायली समाज में इस मुद्दे पर भविष्य में कठिन बहसें होंगी। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, इसे दक्षिण पंथ कह ले, लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल में लोकतंत्र समर्थक आवाजें हैं। जो लोग न्यायिक सर्वोच्चता को खत्म करना चाहते हैं, या तो वे हार मान लेंगे, वे कहेंगे ठीक है, हमें न्यायिक सर्वोच्चता की उस व्यवस्था में रहना होगा जिसमें सरकार में हमारे राजनीतिक गुट की कोई सार्थक भागीदारी नहीं होगी, चाहे हम कितनी भी बार चुनाव जीतें। या फिर दूसरे गुट को मानना पड़ेगा कि यह वाकई गंभीर, गहरे और गंभीर समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाना जरूरी है और इन्हें सतही तरीके से हल नहीं किया जा सकता। इन्हें, आपको पता है, मेरी किताब में मैंने लिखा है कि ना तो बुलडोजर से और ना ही छेनी से, बल्कि भारी हथौड़े का लगातार इस्तेमाल करके ही हल किया जा सकता है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट की इन समस्याओं को ठीक करने के लिए उठाए गए कदम बेहद अहम, व्यापक और मजबूत होंगे। जब वे समझेंगे तभी हम समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। व्यवहार में इसका क्या अर्थ है? मैं दो बातें कहूंगा। मैंने ये अपनी किताब में भी कहा है। इनमें से एक शिक्षा के बारे में है। इजरायली सर्वोच्चतावादी गुट और खासकर वामपंथी न्यायिक सर्वोच्चतावादी गुट को ये समझना होगा कि ये कितना बुरा है। उन्हें लोकतंत्र, पश्चिमी जनशासन, उदार पश्चिमी व्यवस्था, संविधानवाद आदि और पश्चिमी लोकतांत्रिक परंपरा की अधिक शिक्षित समझ होनी चाहिए। ये समझना जरूरी है कि ये पागलपन ही नहीं, बल्कि किसी भी स्वतंत्र या लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद विनाशकारी है। उन्हें इसकी सही समझ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज है जिसमें दोनों अमेरिकी यहूदी प्रवासी और आमतौर पर अमेरिकी और आमतौर पर पश्चिमी देश, हम इसमें एक भूमिका निभा सकते हैं। और आप इसमें एक भूमिका निभा सकते हैं इजरायलियों तक ये बात पहुंचाने में, और भी ज्यादा उन इजरायलियों तक भी जो वामपंथी हैं, जो अक्सर हमारे सहयोगी और मित्रवत रहते हैं वगैरह। उन्हें ये बताने में कि भले ही उनकी चिंताएं जायज और वैध हों, लेकिन इजरायली न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति बिल्कुल अस्वीकार्य है और ठीक नहीं है, और ये अपने औचित्य और व्यवहार में बिल्कुल असंभव है। तो एक मुख्य तत्व है इजरायली मतदाताओं के लिए और खासकर वामपंथियों के लिए एक बड़ा शैक्षिक प्रयास। एक और अधिक व्यावहारिक सुझाव जो मैं देता हूं, वो है एक संवैधानिक सभा का गठन करना। और जॉनथन, आपने उल्लेख किया है कि इजराइल ने वर्षों से संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कई प्रयास किए हैं। हैरानी की बात है कि लगभग किसी ने भी दोबारा संवैधानिक सभा बुलाने का सुझाव नहीं दिया। मतलब सिर्फ कुछ कानून के प्रोफेसरों से किसी कमरे में बैठकर संविधान का मसौदा मत तैयार करवाओ, फिर उसे इधर उधर बेचकर लोगों से ये मत तय करवाओ कि हमें क्या सोचना चाहिए, या उसे कुछ विधायकों के पाले में मत डाल दो। नहीं, एक असली संस्था के लिए चुनाव कराओ जिसका उद्देश्य संविधान का मसौदा तैयार करना, उसे लागू करना और अनुमोदित करना हो, और फिर उसे जनमत संग्रह के लिए जनता के हवाले कर दो, वगैरह वगैरह। ये एक आजमाया और जाना पहचाना मॉडल है ना? ये पहिया दोबारा इजाद करने वाली बात नहीं है। हैरानी की बात है, ये इजरायली सार्वजनिक चर्चा से पूरी तरह गायब रही है। और मुझे लगता है कि संविधान सभा का ढांचा ऐसी चीज है जो निश्चित रूप से सारी करवाहट और ध्रुवीकरण को खत्म नहीं करेगा, लेकिन ये बिल्कुल वही संस्था है जिसे इन मतभेदों को समायोजित करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। और अंततः किसी सहयोग से, किसी चमत्कार से वास्तव में इन मुद्दों पर एक निश्चित स्तर की सहमति बनाना। इस सब का एक तीसरा पहलू भी है जो मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये इसका हिस्सा है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि इसमें पैसे का मुद्दा भी शामिल है। इजराइल में लोकतंत्र समर्थक या न्यायिक सुधार समर्थक गुट पूरी तरह से कमजोर और पिछड़ा हुआ है, और वामपंथी न्यायिक सर्वोच्चता वाली ताकतों के सामने पूरी तरह से दब गया है। जनता अभियानों, थिंक टैंक, विद्वानों और बाकी सब चीज़ों पर वे जितना पैसा खर्च करते हैं, वो इस मामले में दक्षिणपंथी गुट जितना खर्च कर सकता है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। और वे लोग जो वास्तव में इस समस्या में बदलाव और समाधान देखना चाहते हैं, मेरा मतलब है, मुझे अमेरिकियों को बताने की ज़रूरत नहीं है, वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी परोपकार और फंडिंग की कोशिशें ही वो ऑक्सीजन है जिसकी इस तरह के बदलाव को ज़रूरत होती है ताकि ये हो सके। मुझे लगता है कि ये भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। इजराइल और अमेरिका दोनों में इस बात की समझ, और अमेरिका में भी, और आप जानते हैं प्रवासी यहूदी समुदाय में भी, कि अगर हम इसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें इसमें भारी और गहराई से निवेश करना होगा। हाँ, शायद ये सबसे आशावादी अंत नहीं है,
लेकिन हमारे पास समय नहीं है। योनाथन, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे श्रोता और दर्शक रोग जस्टिस की एक प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं और वे आपके काम को कैसे फॉलो कर सकते हैं? बहुत धन्यवाद। मैं इसे एक वाक्य में समाप्त करूंगा। ये एक वास्तविक समस्या है, हालांकि मेरा नजरिया थोड़ा आशावादी है। इज़राइल असली जगह है जहां समस्याएं भी है, फिर भी ये शानदार और अद्भुत है। हम इसकी सफलता चाहते हैं। यहाँ अच्छे इरादों वाले ज़ायोनिस्ट, देशभक्त और न्यायपालिका सहित अच्छे लोग हैं, जो आशा की बात है। लेकिन इज़राइल एक असली जगह है जिसकी असली समस्याएं हैं। समस्या ठीक करने से पहले उसे समझना ज़रूरी है, जिसके लिए ठंडे दिमाग से गहराई से देखना चाहिए। यही मेरी किताब करती है और आपकी बात से जुड़ता है। मेरी किताब, और मुझे कहना चाहिए, रोग जस्टिस, द राइज ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इन इज़राइल, जिसका नाम मैंने अब तक नहीं बताया था। तो मैंने इसका जिक्र शुरुआत में किया था। हाँ। मुझे पता है आपने शुरुआत में कहा था। सबसे पहले Amazon, आपकी स्थानीय किताबों की दुकान, बार्न्स एंड नोबल्स, असल में ज़्यादातर जगहों पर, यहाँ तक कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी आप इसे Amazon पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इजराइल में हैं तो इसे Amazon से ले सकते हैं, लेकिन फ्री शिपिंग मुश्किल है। और भी विकल्प है। मुझे कहना चाहिए कि आप जानते हैं, मैं एक्स पर हूँ, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, योनाथन ग्रीन के नाम से। यहाँ मैं ट्वीट करता हूँ और अपनी अलग अलग गतिविधियाँ साझा करता हूँ। मुझे लगता है यही मुख्य हिस्सा है। खैर, धन्यवाद। हम अपने दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। जहां भी पॉडकास्ट सुने, जॉनथन टोबे डेली एडिशन जरूर सुने। और चाहे आप हमें उन प्लेटफॉर्म्स में से किसी एक पर देख रहे हों, या हमें फेसबुक या एक्स पर लाइव देख रहे हों, या जेएनएस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हों, कृपया जेएनएस को लाइक और या सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और अच्छी रिव्यू दें। हमें thinktwice@jns.org पर बताएं कि आप ये शो कहां सुनते या देखते हैं और आपके विचार क्या हैं। और याद रखें, खुद पढ़ते और सोचते रहें, और हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।